हेलो एवरीवन, हम करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हम पिछली क्लास में कौन सा टॉपिक कर रहे थे? क्लास नंबर 13 थी हमारी और टॉपिक था हमारा ओशी। और ये क्वेश्चन देखो, हम मोस्टली कितने 272 इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और टॉपिक आज का हमारा होने वाला है कौन सा? टॉपिक हमारा होने वाला है ओशी, जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे। और क्लास नंबर होगी हमारी कौन सी? क्लास नंबर होगी हमारी 14। ओशी टॉपिक रहने वाला है हमारा आज का। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की क्लास में क्लास नंबर 13 में हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। 20 क्वेश्चन कर लिए थे और मोस्टली लोगों ने इसके आंसर दिए थे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि सिंपल टॉपिक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही पूरी सिंपल है, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है बस। और बहुत सारे लोगों ने बढ़िया तरीके से जवाब दिए थे। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, 2-4 स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत, मैं शुरुआत से देख रही हूँ, क्लास 1 से देख रही हूँ, वो हमारी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। तो 21 नंबर स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन से और अपनी क्लास को। केमिकल हैजर्ड कैन बी कॉज्ड बाई, रासायनिक खतरे डैश के कारण हो सकते हैं। अब जो रासायनिक खतरे हैं वो किसके कारण हो सकते हैं? ज्वलनशील पदार्थ के कारण भी हो सकते हैं, संक्षारक पदार्थ के कारण भी हो सकते हैं, ऑक्सीकरण पदार्थ के कारण भी हो सकते हैं। तो जो केमिकल हैजर्ड है, जो रासायनिक खतरे हैं, वो इन सभी के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया एंड वायरस, फंगी, इंसेक्ट्स और एनिमल बाइट्स पॉइजन्स प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट कैन कॉज। अब ये देखो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगा। बैक्टीरिया और वायरस कवक कीट या जानवर के काटने, जहरीले पौधे, पशु अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट डैश का कारण बन सकते हैं। ये सब कैसे हैं? ये जीव जंतु हैं, है ना। बैक्टीरिया, वायरस, कवक कीट, जानवर, जहरीले पौधे, पशु अपशिष्ट, ये मानव अपशिष्ट की बात हो रही है, ठीक है। मानव अपशिष्ट ये किन सब के अंतर्गत आते हैं? ये किस खतरे के अंतर्गत आते हैं? तो ये भाई जैविक खतरे के अंतर्गत आएंगे, बायोलॉजिकल हैजर्ड के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल हैजर्ड कैन अराइज ड्यू टू ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। जैविक खतरे अन्य हानिकारक जीवों द्वारा निर्मित जीवों या पदार्थों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट बताना है सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। जो जैविक खतरे हैं अन्य हानिकारक जीवों द्वारा निर्मित जीवों या पदार्थों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये भाई स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। जो जीवों द्वारा निर्मित होते हैं जो पदार्थ, जो वो जैविक खतरे के अंतर्गत आते हैं। जो जैविक खतरे होते हैं वो अन्य हानिकारक जीवों द्वारा निर्मित जीवों या पदार्थों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक्सट्रीम प्रेशर एट वर्क प्लेस, कन्फ्लिक्ट्स एट वर्क प्लेस, हरेसमेंट कैन कॉज। कार्यस्थल पर अत्यधिक दबाव, कार्यस्थल पर विवाद, उत्पीड़न डैश का कारण बन सकता है। देखो, कार्यस्थल पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है तो ये हमारे शरीर को भी नुकसान, शरीर को देखो चोट नहीं पहुंचती, तो ये शारीरिक खतरे के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पे रसायन का कोई मतलब नहीं है और यहाँ पे बायोलॉजिकल का भी कोई मतलब नहीं है। कार्यस्थल पर विवाद, भाई विवाद होगा तो दिमाग खराब होगा, पीड़न होगा, दबाव होगा अपने माइंड पर, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल हैजर्ड के अंतर्गत आएगा, मनोवैज्ञानिक खतरे के अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट है, रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन है, चोट के जोखिम को कम करता है, प्रदर्शन में सुधार करता है और उत्पादकता बढ़ाता है। इनमें से क्या है जो चोट के जोखिम को कम करता है, प्रदर्शन में सुधार करता है और उत्पादकता को बढ़ाता है? श्रम दक्षता शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन है। जो लोग भी ऑप्शन ए कर रहे हैं एर्गोनॉमिक्स, बिल्कुल सही है। जो श्रम दक्षता शास्त्र है फिर चोट की जोखिम को कम करता है, मतलब एक पूरा श्रम दक्षता का एक पूरा बोलते हैं ना रूल टाइप का बना दिया जाता है। तो जब रूल बन जाते हैं, रूल में काम होता है तो गलतियाँ कम होती हैं, खतरे कम होते हैं चोट लगने का भी, और खतरा कम होता है और प्रदर्शन में भी सुधार होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो क्या होगा? श्रम दक्षता शास्त्र होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है मेंटेनिंग अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट विद गुड लाइटिंग, राइट टेम्परेचर, लेस नॉइज एंड वाइब्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छी रोशनी, सही तापमान, कम शोर और कंपन के साथ आरामदायक वातावरण बनाए रखना डैश का एक उदाहरण है। अच्छी रोशनी, सही तापमान, कम शोर और कंपन के साथ आरामदायक वातावरण बनाए रखना इनमें से किसका उदाहरण है? इकोनॉमिक्स तो नहीं होगा, देखो एथिक्स भी नहीं होगा, ये क्या होगा? एर्गोनॉमिक्स होगा। इकोनॉमिक और एर्गोनॉमिक्स में अंतर है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र और एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है श्रम दक्षता शास्त्र। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, एर्गोनॉमिक वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय। एर्गोनॉमिक कार्य वातावरण किसके द्वारा बनाया गया है? जो एर्गोनॉमिक कार्य वातावरण है वह किसके द्वारा बनाया गया है? आप कहोगे मैडम जी इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे ऑप्शन मत पढ़ो, सबसे नीचे पढ़ो उपरोक्त सभी, यही होगा सही। आपने हमें क्लास 1 में बताया था इसकी ट्रिक, ठीक है, वो ट्रिक तो मैंने बताई थी, लेकिन ऑप्शन भी तो पढ़ना जरूरी है ना। ये किसके द्वारा बनाया गया है? अक्सर उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को आसान पहुँच के भीतर रखना, कंधों को आराम से पीठ और गर्दन की सीधी परिस्थिति में बनाए रखना, ये सभी आते हैं एर्गोनॉमिक्स वर्क में, ठीक है। गतिशीलता प्रदान करना और मुद्रा में परिवर्तन करना, क्या होगा? उपर्युक्त सभी। आपको मैडम यहाँ में तो पहले से पता था, हम तो पहले से बोल रहे ऑप्शन डी होगा आंसर, आप हमारे ऑप्शन देख ही नहीं रही हो। चलो 28 नंबर क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू एनी क्रॉनिक एलिमेंट दैट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। काम या व्यावसायिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी पुरानी बीमारी को संदर्भित करता है। रिफर्स टू एनी क्रॉनिक एलिमेंट दैट हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। क्या होगा? व्यावसायिक रोग, व्यावसायिक सुरक्षा, व्यावसायिक खतरा, या फिर ये तो होगा ही नहीं किसी में भी। काम या व्यावसायिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी पुरानी बीमारी को संदर्भित करता है, तो क्या संदर्भित करता है? क्या होगा? ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, व्यावसायिक खतरा जो है वो काम या व्यावसायिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी पुरानी बीमारी को संदर्भित करता है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। नेक्स्ट है, अवर एक्सपोर्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, केमिकल्स, स्मोक कैन कॉजेज। प्रदूषण, रसायन, धुएं के संपर्क में आने से क्या हो जाता है? आने से क्या हो जाता है? प्रदूषण, रसायन, धुएं के संपर्क में आने से क्या होगा? लंग कैंसर होगा, हियरिंग लॉस होगा, एंथ्रैक्स होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब भाई प्रदूषण है, धुआं वगैरह हो रहा है, रसायन हो रहा है, ये सब हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, हमारे लंग्स में जा रहा है, तो ये कैंसर का खतरा हो सकता है, कैंसर का कारण बन सकता है। क्या होगा? ऑप्शन ए, लंग कैंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, लाउड नॉइज इन द वर्क एटमॉस्फेयर कैन कॉज। काम के माहौल में तेज शोर का कारण क्या हो सकता है? काम के माहौल में तेज शोर के कारण क्या हो सकता है? अब भाई काम के माहौल में तेज शोर होगा, बहुत शोर होगा, तो क्या होगा? हमारे कानों को नुकसान पहुंचेगा, तो नुकसान पहुंचेगा तो हमारे कान कैसे हो जाएंगे? हम क्या हो जाएंगे? हम बहरे हो जाएंगे। कानों की सुनने की क्षमता है, शक्ति है, वो कम हो जाएगी, तो क्या होगा? बहरापन हो जाएगा। ऑप्शन बी, बहरापन। 31 नंबर क्वेश्चन है, आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट बोथ द यूजर एंड द मशीन। क्वेश्चन है, डैश का उपयोग उपयोगकर्ता और मशीन दोनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इनमें से किसका उपयोग उपयोगकर्ता और मशीन दोनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है? मशीन गार्ड, मशीनरी, पीपीई, या फिर नन ऑफ द एबव। ये तो होगा नहीं। अब देखो पीपी की बात हो रही, पीपी तो भाई इंसान की सुरक्षा करता है, पीपी किट सुना होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में पिछली क्लास में पढ़ा था कि पीपी क्या होता है, पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और पीपी में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। तो पीपी नहीं होगा, मशीनरी भी नहीं होगा, मशीनरी नहीं होगा, यहाँ पे उपयोगकर्ता भी है ना, जो चलाने वाला है उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए और मशीन दोनों की सुरक्षा लिए किया जाता है, तो वो है मशीन गार्ड। ऑप्शन ए, मशीन गार्ड। 32 नंबर क्वेश्चन है, मशीन गार्ड हेल्प्स इन। अब जो मशीन गार्ड है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, ये किस में मदद करता है? मशीन गार्ड जो है वो किस में मदद करता है? तो मदद करता है मशीन और ऑपरेटर की सुरक्षा में, मशीन के सुचारू संचालन और रख रखाव की अनुमति में, दुर्घटना को रोकने में। तो क्या होगा? उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर ऑफ कट ऑफ पावर ऑटोमेटिकली विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स इज यूज्ड। स्वचालित रूप से बिजली काटने के लिए निम्नलिखित में से किस गार्ड का उपयोग किया जाता है?
स्वचालित रूप से बिजली काटने के लिए निम्नलिखित में से इनमें से किस गार्ड का उपयोग किया जाता है? तो स्वचालित रूप से जब बिजली काटना हो तो वो कौन सा गार्ड है जब हम बिजली काट सकते हैं? तो वो है इंटरलॉक गार्ड, ऑप्शन बी इंटरलॉक गार्ड। 34 नंबर क्वेश्चन है द रिस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ एनवायरमेंट बेनिफिट्स। पर्यावरण के उत्तरदायित्व उपयोग से डैश को लाभ होता है। अब भाई पर्यावरण का हम उत्तरदायित्व यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से महत्वता से हम उसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे तो किसको लाभ होगा? केवल वर्तमान जनसंख्या को होगा? मतलब जो अभी जनसंख्या है, जो अभी हम लोग हैं, जो भी जनरेशन है, क्या केवल उन्हीं को होगा या फिर केवल आने वाली पीढ़ी को होगा? भले ही अगर हम अभी से जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का यूज़ करना कम कर दें, पानी जो नदियां हैं उनमें कूड़ा डालना बंद कर दें, तो भले ही अभी वर्तमान में हमें जो रिज़ल्ट है वो देखने को कम मिले रिज़ल्ट, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, भले ही कम मिले, ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, अभी वर्तमान में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को और ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें क्या है? केवल आने वाली पीढ़ी के लिए, केवल आने वाली पीढ़ी को नहीं, हमको भी मिलेगा भाई। जो हमारी वर्तमान जनरेशन है, वर्तमान में हम लोग हैं, उनको भी मिलेगा। तो क्या होगा? वर्तमान और आने वाली पीढ़ी दोनों को लाभ होगा, बोथ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। 35 नंबर क्वेश्चन है ओजोन डिप्रेशन इन द डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन द डैश लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन रिक्तीकरण वायुमंडल की डैश परतों में होने वाली गड़बड़ी है। ओजोन रिक्तीकरण वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत में होने वाली गड़बड़ी है? भीतरी परत, मध्यम परत, आउटर परत यानी कि बाहरी, आउटर यानी कि बाहरी परत, या फिर सार परत, कोर परत जो कि बिल्कुल किनारे की होती है। क्या होगी? सी आउटर, बाहरी परतों में होने वाली गड़बड़ी है, ऑप्शन सी होगा राइट। 36 नंबर क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट वी नीड टू मिनिमाइज द यूजेज ऑफ। अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें डैश के उपयोगों को कम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन पढ़ो, आंसर अपने आप दोगे। 100% लोग इसका आंसर देंगे। अभी कुछ लोग हैं जो केवल बस क्लास ही देख रहे होते हैं और आंसर आ भी रहा होता है, फिर पता नहीं क्यों इतना आलस है कि वो आंसर नहीं दे सकते। इसका आंसर तो दे ही सकते हो, इसका आंसर सभी लोग दे सकते हैं। अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें किस चीज़ को उपयोग करने की आवश्यकता है? कम करने, उपयोगों को कम करने की आवश्यकता, मतलब हमें ऐसी कौन सी चीज़ है वो कम कर देनी चाहिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर हम प्लास्टिक का यूज़ कम कर देंगे तो डेफिनेटली हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको बहुत ही फ़ायदा होगा, पर्यावरण को भी बहुत ही अच्छा, इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। क्या होगा? प्लास्टिक यूज़ कम कर देना है, प्लास्टिक का यूज़ हमें कम कर देना है, लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स लीड्स टू डैश आ। कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से डैश होता है। अब एक कीटनाशक है, हमारी कोई फसल है, ठीक है, अब उसमें खाद डाली जाएगी, ठीक है, खाद डाली जाएगी, हमारी ये है कोई फसल, अब उसमें लग गए हैं कीड़े, ठीक है, उसमें लग गए हैं कीड़े, उसमें डाली जाएगी क्या? दवाई डाली जाएगी, कीटनाशक डाले जाएंगे, ठीक है, कीटनाशक डाली जाएगी और क्या डाली जाएगी? खाद डाली जाएगी ताकि अच्छी तरीके से ग्रो हो, उर्वरक डाली जाएगी। तो ये किसको हानि पहुंचाएगा? कैसा प्रदूषण कैसा होगा ये? भाई ये एयर पोल्यूशन तो नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें जो कीटनाशक हैं, ये जो उर्वरक है, ये मिट्टी में जा रही है, मिट्टी में जा रही है, तो ये सॉइल को पोल्यूशन कर रहा है, सॉइल को प्रदूषित कर रहा है। क्या होगा? सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण होगा इन सभी चीज़ों से। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वी फॉलो 3 R's मेथड इन आवर डे टू डे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वी कैन कंट्रोल द यूज ऑफ। जब हम अपने दैनिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में 3 R's पद्धति का पालन करते हैं तो हम डैश के उपयोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। 3 R's पद्धति का पालन करते हैं। अभी 3 R's पद्धति के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, जो 3 R's पद्धति है उसका हम पालन करते हैं तो हम किसके उपयोगों को नियंत्रित कर सकते हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
उनके उपयोगों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन के उपयोगों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो 3 Rs पद्धति होती है, यानी कि 3 R और R। ये मूवी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 3R जो पद्धति है जो सभी को अपनानी चाहिए। तो जो RRR है ये आपका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूरा मेथड होता क्या है? तो एक R होता है रिड्यूस, होता है रियूज, थर्ड होता है रिसाइकिल। रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल, ठीक है। रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, ये होगा आपका क्रम। सबसे पहले आएगा रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, ये होता है 3Rs पद्धति। ये मूवी की बात नहीं है, मूवी का नाम ले दो बस, मूवी पूरी देखनी है। क्लास देखनी हो या ना देखनी हो, क्लास आधी छूट जाए, मूवी नहीं छोड़ सकते हो आप लोग। एक भी मूवी ऐसी हो जो आपने अधूरी छोड़ी हो, नहीं, उसमें क्या है, मूवी स्टोरी ना छूट जाए, कहाँ कौन विलेन है, कौन किसको मार रहा है, ये ना छूट जाए। क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्या होना चाहिए, ये छूट जाए तो छूट जाए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन मूवी नहीं छूटनी चाहिए, मूवी तो कंपलसरी है। Substances which can be decomposed or destroyed are called, वे पदार्थ जिन्हें अपघटित या नष्ट किया जा सकता है कहलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें अपघटित या नष्ट किया जा सकता है तो उनको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शन बी, बायोडिग्रेडेबल। 14 नंबर क्वेश्चन है, द 3R मेथड विच इज यूज्ड टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। 3R विधि जिसका उपयोग पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। ये जो 3R है इसमें क्या क्या शामिल है, जल्दी से। अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, 38 नंबर क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। ऑप्शन मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है और बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दीजिए, जरूर कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। और आपकी जो अगली क्लास होगी वो होगी क्लास नंबर 15। टॉपिक होगा प्रेपरेशन ऑफ वर्ड ऑफ वर्क। टॉपिक क्या होगा? प्रेपरेशन ऑफ वर्ड ऑफ वर्क होगा हमारा अगला टॉपिक। क्लास नंबर होगी हमारी 15। सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, किसी एक ट्रेड के लिए मैं नहीं करवा रही हूँ, सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। जो भी फर्स्ट ईयर में है उनके लिए कॉमन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। फर्स्ट ईयर के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे पहले की जितनी भी क्लासेज हैं, 14 क्लासेज हैं, वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपके पासिंग मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बस चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं स्क्रीन पर ही आपको शो हो जाएगी, वो मैं डाल दूँगी, स्क्रीन पर ही आप देख सकते हो, वहाँ पे जाके आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी, नहीं तो आप चैनल पर भी जा सकते हो। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। क्लास नंबर होगी हमारी 15। टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ वर्ड ऑफ वर्क्स।